नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 29 जून 29 जून से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, उससे आप अपनी शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ आप लोग साथ ही साथ आंसर भी देते हुए चलिएगा। हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी पर कलसा बंदुरी परियोजना स्थित है? किस नदी पर स्थित है दोस्तों कलसा बंदुरी परियोजना? तो ये ध्यान रखिएगा, ये देखिए 4 ऑप्शन दिया है, गोदावरी, महादई, कृष्णा और कावेरी। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों महादई नदी पर ये कलसा बंदुरी परियोजना स्थित है। आइए इसके बारे में बात करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये परियोजना चर्चा में है क्यों। जैसा कि आपको पता है, कर्नाटक की पूर्व राज्य सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई विवादास्पद कलसा बंदुरी परियोजना हेतु निविदाओं को वन और पर्यावरण मंजूरी के अभाव के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस परियोजना को देखिए, अभी वन और पर्यावरण मंत्री जो है मंजूरी नहीं मिलने के कारण इसे काफी ज्यादा इस परियोजना को कठिनाई का सामना करना पड़ा है, जिस कारण से ये परियोजना चर्चा में है। बात करें ये परियोजना कलसा बंदुरी परियोजना, इसका देखिए लक्ष्य क्या है। तो कर्नाटक के कुछ जिले हैं जैसे बेलगावी है, धारवाड़ है, बागलकोट है, गडग है। इन जिलों में पेयजल जो है उसकी आपूर्ति में सुधार करने के उद्देश्य से ये कलसा बंदुरी परियोजना की शुरुआत की गई है। इसे मालप्रभा, देखिए मालप्रभा नदी जो कि एक कृष्णा की सहायक नदी है से जोड़ने में महादई नदी की 2 सहायक नदियां, एक नाम है देखिए कलसा, एक है नाम का बंदुरी, उस पर बैराज बनाना शामिल है। तो इस परियोजना में क्या है कि जो मालप्रभा नदी है उसको जोड़ने के लिए जो महादई नदी है उसकी 2 सहायक नदियां हैं। एक तो कलसा है, देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कलसा और बंदुरी जो है ये किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो महादई नदी, और इसी नदी पर बैराज बनाना जो है शामिल किया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए कलसा नदी है, ठीक है। ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये मालप्रभा नदी है, ये जो आप देख रहे हैं ये मालप्रभा नदी है, और ये देखिए बंदुरी नदी है, और ये देखिए कलसा नदी है। और इसी को जोड़ने के लिए देखिए, इसी को कनेक्ट करने के लिए, इस नदी को जोड़ने के लिए इससे बैराज और ये इस पे बैराज। अब ये दोनों जब कनेक्ट हो जाएंगे दोस्तों तो ये फिर डायरेक्ट रूप से ये महादई नदी जो बह रही इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो बैराज बनाने के उद्देश्य से ये बनाया जा रहा है, ये परियोजना शुरू की गई है। महादई जिसे हम महोदई कहते हैं, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, ध्यान रखिएगा, यानी कि अरब सागर में गिरती है और ये कर्नाटक के बेलगावी जिले के, ठीक है, भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर निकलती। पूछा जा सकता है भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है दोस्तों? ये कर्नाटक में है, और ये कर्नाटक इस नदी से होकर इस वन्यजीव अभ्यारण्य से बहने वाली नदी कौन सी है? महादई नदी है, जो कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली है। ये गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के जिलों से होकर प्रभावित होकर के अरब सागर में गिरती है। और ये जो है कलसा बंदुरी जो परियोजना है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या क्या विवाद है इससे जुड़े। सबसे पहली बात तो ये 3 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिस कारण से ये जो है अंतरराज्यीय, ठीक है, जल विवाद के कारण ये काफी ज्यादा विवाद में है। फिर पर्यावरणीय संबंधी चिंताएं हैं, फिर स्थानीय समुदाय के जो है जो विरोध किया जा रहा है के द्वारा, वो भी इस कारण से ये काफी ज्यादा चर्चा में है, काफी ज्यादा विवादास्पद ये परियोजना बनी हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये परियोजना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन आपके लिए। यहाँ पे हमने भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात किया, महादई नदी की सहायक नदियां कौन सी है, मालप्रभा नदी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। आगे अपने अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा नंदी पोर्टल लॉन्च किया गया है? ध्यान रखिएगा, नंदी पोर्टल, ये नहीं सोचिएगा कि ये किस गाय से है, गाय को नंदी कहा जाता है तो नंदी गाय से, लेकिन हम देखेंगे किस लिए ये नंदी पोर्टल शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा, ठीक है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा शुरू किया गया है। इनको कौन सा मंत्रालय दोस्तों? तो ये देखिए मंत्री है मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री है पुरुषोत्तम, ठीक है, परसोत्तम नहीं पुरुषोत्तम रूपाला। और इन्होंने नई दवाएं और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी अनुमोदन, यानी कि एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग्स एंड
इनोकुलेशन सिस्टम, जिसे हम नंदी पोर्टल कहते हैं, इसकी शुरुआत किया है। तो नंदी पोर्टल का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये नंदी पोर्टल क्या करेगा, तो ये नंदी पोर्टल को नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और उसका डिजिटलीकरण करके लचीले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विकसित किया गया है। तो एक तरीके से पशुओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है, दवाओं से संबंधित जो अप्रूवल है उसके लिए ये नंदी पोर्टल शुरू किया गया है। उद्देश्य देखिए क्या है कि विभाग से प्राप्त पशु चिकित्सा उत्पाद प्रस्तावों की सुरक्षा, प्रभावकारिता, अनिवार्यता का आकलन और जांच करने की प्रक्रिया में तेजी लाना। तो तेजी से जो दवाएं वगैरह विकसित की जाती हैं उनके जो प्रस्ताव से लेकर के उनकी जांच की जो प्रक्रिया तक है, ये सारी चीजों में तेजी लाना, जिससे कि जल्दी से जल्दी दवाओं को अप्रूवल मिल सके और इससे जो पशु चिकित्सा के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा सके। नंदी पोर्टल देखिए देश में पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र विकसित करने, पशु स्वास्थ्य में सुधार पर केंद्रित अनुशंसा और विकास को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो ये इसकी विशेषताएं हैं नंदी पोर्टल की, तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए अवार्ड से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार को ब्रिटेन में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। तो किसे किया गया है दोस्तों, ये किया गया है शंकर महादेवन को जो है ब्रिटेन के में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान किया गया है। तो ये गायक है, साथ ही साथ संगीतकार हैं शंकर महादेवन। इनको इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है दोस्तों, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, इससे इनको डायरेक्टरेट की मानद उपाधि जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, इनको किस कारण से, तो जो शंकर महादेवन है इनको जो डायरेक्टरेट की मानद उपाधि जो प्रदान किया गया है, इनके द्वारा जो कला के क्षेत्र में, जो संगीत के क्षेत्र में जो इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उस कारण से इन्हें ये जो है प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार दिया गया है वो बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं दोस्तों प्रोफेसर फिलिप प्लानेट, उनके द्वारा ये मानद डायरेक्टरेट से जो है ये उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए कुछ और भी अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं दोस्तों अल्पुझा के जनरल अस्पताल के एक डॉक्टर है जिनका नाम है के वेणुगोपाल, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन्होंने जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है उसके लिए इनको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जो है ये के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, किस डॉक्टर को किया गया है, तो ये किया गया है के वेणुगोपाल को किया गया है। और ये पुरस्कार देखिए 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जाएगा। ठीक है, वही बात करें विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी दोस्तों जिनका नाम है लियोनेल मेसी, ठीक है, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। इनको पेरिस सेंट जर्मन के साथ 2022-23 के सत्र के लिए फ्रांस के लुगुए 1 में सर्वश्रेष्ठ विदेश खिलाड़ी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि पूजा से संबंधित है, यानी कि हाल ही में किस राज्य में खर्ची पूजा का आयोजन किया गया है। तो खर्ची पूजा किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, उड़ीसा से है, मेघालय से, असम से या फिर त्रिपुरा से है। तो इसका करेक्ट आंसर इज डी है, त्रिपुरा से संबंधित है दोस्तों खर्ची पूजा। आइए बात करते, देखिए अभी हाल ही में खर्ची पूजा का आयोजन किया जा रहा है और इस अवसर पे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खर्ची पूजा के अवसर पे लोगों को शुभकामनाएं दिया, जिस कारण से ये पूजा चर्चा में है। खर्ची पूजा, जिसे हम खर्ची पूजा के भी नाम से जानते हैं, ये त्रिपुरा का एक हिंदू त्योहार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें 14 जो है देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया जाता है और ये जो देवी देवता है जिन्हें त्रिपुरा के लोग कुल देवता के रूप में मानते हैं। ये 14 देवी देवता कौन से हैं दोस्तों, देखिए शिव है, दुर्गा है, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अवधि जिसे हम जल का देवता कहते हैं, चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव, हिमाद्री जो हिमालय देवता है। तो इन 14 देवी देवताओं की पूजा किया जाता है दोस्तों खर्ची पूजा के दौरान। और बात करें खर्ची पूजा का, जो मुख्य रूप से ये आदिवासी त्योहार है दोस्तों, लेकिन माना जाता है इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ये हिंदू धर्म से हुई थी। तो खर्ची पूजा हम लोगों ने देखा। देखिए इसके साथ ही हम लोग ये भी देख रहे हैं दोस्तों कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो सबसे मतलब बात करें कि विश्व के सर्वाधिक तेज जो है बाइक रेस मोटो जीपी, इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों पहली बार उत्तर प्रदेश में भी कहा, ग्रेटर नोएडा के, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, आइए कुछ हम जो है राज्यों के महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से राज्य से कौन कौन से त्योहार है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए त्रिपुरा में कन्या त्योहार भी मनाया जाता है उत्सव, जिसे बोला जाता है लाई हारा ओबा।
वहीं जम्मू कश्मीर का खीर भवानी मेला है, उड़ीसा का नुआखाई त्योहार है, मिजोरम का मिमकुट है, अरुणाचल प्रदेश का पक्का हॉर्नबिल है और हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए पक्का हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से, और हॉर्नबिल त्योहार पूछा जाए तो वो नागालैंड से। नागालैंड का अन्य त्योहार है दोस्तों माउसू उत्सव। वही बात करें तेलंगाना का बाथुकामा, और हम बात करें केरल के दो त्योहार यहाँ पे है, देखा जाए परिपल्ली गजमेला और ओणम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है उत्सव है जो अन्य राज्यों में जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनको हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस नदी के नीचे असम की पहली अंडर वाटर सुरंग बनेगी। तो किस नदी के नीचे अंडर वाटर सुरंग बन रही है दोस्तों, ये बन रही है ब्रह्मपुत्र नदी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ठीक है, इसे किन किन राज्यों में किन किन नामों से जाना जाता है, और फाइनली ये कहाँ पे जाकर के ये मिल जाती है, आप मुझे बताइए, ठीक है, इसके नाम बताइए, ठीक है। देखा जाए तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों हेमंत बिश्व शर्मा, इन्होंने हाल ही में नुमालीगढ़ और गोहपुर, ध्यान रखिएगा ये जो सुरंग है वो नुमालीगढ़ और गोहपुर को जोड़ेगी, और ये असम की पहली जो है पानी के नीचे सुरंग बनाने की घोषणा किया है, ठीक है। किस नदी के नीचे, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे, और ये लगभग अनुमानित है कि 6000 करोड़ की ये पूरी अनुमानित लागत आएगी, ठीक है। और ये पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली रेल सड़क सुरंग होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये परियोजना देखिए हाल ही में जो है इसके लिए निविदा जो है अगले महीने से खुल जाएगा, और क्षेत्र जो है परिवहन बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर ये सुरंग बनेगी, ठीक है। तो ये जो सुरंग बनने जा रही दोस्तों असम की, ठीक है, तो ये जो है पानी के नीचे जो सुरंग बनने जा रही किसको जोड़ेगी, तो नुमालीगढ़ और गोहपुर को जोड़ेगी। चूंकि बात करें असम की, असम जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है और 7 सिस्टर में से एक है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए असम, आप यहाँ पे लोकेशन देख रहे हैं असम की, ठीक है। असम की दोस्तों बात किया जाए तो इसकी दो जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, भूटान से और बांग्लादेश से, और राज्यों में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, और साथ ही साथ त्रिपुरा से ये अपनी सीमा साझा करता है। और एक जो पूरी तरीके से अरुणाचल असम से घिरा हुआ राज्य है वो है मेघालय, माफ करिएगा, मेघालय, ठीक है। असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर है, और यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत बिश्व शर्मा। संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो राज्यसभा में इसकी 60 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 14 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान देखिए यहाँ पे 7 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, मानेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और देहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वही बात करें कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बोहागू बिहू या जिसे हम रोगाली बिहू के नाम से जानते हैं, ये उत्सव मनाया जाता है। रामसर स्थल, असम का एकमात्र रामसर स्थल है वो है दीपोर बिल, ठीक है। दीपोर बिल जो है वो असम में स्थित है, असम का एकमात्र रामसर स्थल है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की पुलिस ने चोरी हुई चोल युग की मूर्तियों की खोज किया है। तो किस राज्य की पुलिस ने चोल काल की जो मूर्तियां जो गायब हो गई थी उनकी खोज किया है, ये किया है तमिलनाडु की पुलिस ने। तो तमिलनाडु पुलिस की एक आइडियल विंग है दोस्तों सीआईडी, इसने चोल युग के मंदिरों से चोरी या गायब 16 प्राचीन मूर्तियों को बरामद करने में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया। तो यहाँ पे देखिए चोल युग की ये मूर्तियां हैं जो कि 16 प्राचीन मूर्तियां थी, इसको बरामद किया है तमिलनाडु पुलिस ने, और इनकी सहायता की है अमेरिका के अधिकारियों ने, और इन मूर्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संग्रहालयों और कला दीर्घाओं में खोजा गया है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें जो ये मूर्तियां हैं इनकी पहचान जो की गई है उत्तम चोल युग की, ये कांस्य मूर्तियां हैं, कांस्य मूर्तियों की पहचान की गई है। उन्हें तमिलनाडु में जो ये जिस मंदिर से ये संबंधित थी उन्हें वापस करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों चोल साम्राज्य के बारे में बात करें तो ये एक शक्तिशाली जो है 9वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच में ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्यवंश था, ठीक है। और इसके ये जो है चोल काल जो है अपने संस्कृति, अपने जो है एक तरीके से इतिहास के लिए ये एक अस्थायी प्रभाव डाला था, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र में।
वहीं बात करें इसकी स्थापना जो किया गया था चोल साम्राज्य की विजयालय के द्वारा किया गया था, और इसके प्रमुख इस साम्राज्य के जो प्रमुख जो राजा थे वो देखिए कौन कौन से आदि प्रथम थे। देखा जाए एक राजराज प्रथम थे, राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम। इन राजाओं ने जो है अपने साम्राज्य में अपने प्रभाव का विस्तार किया था। एक तरीके से चोल साम्राज्य के विस्तार में इन राजाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, जो इनके पड़ोसी राज्य थे दोस्तों, पल्लव थे, पांड्य राजा थे, इन सब पड़ोसी राज्यों पर अपना नियंत्रण भी स्थापित किया था। इतना ही नहीं, दक्षिण पूर्वी देशों पे भी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, वहीं बात करें चोलों ने अपने विशाल साम्राज्य को मंडलम और नाडु में विभाजित करके एक सुव्यवस्थित प्रशासन लागू किया था। इन्होंने पूरे साम्राज्य को मंडलम और नाडु में विभाजित किया था, जिससे इनको शासन करने में क्या मिल सके, सुविधा मिल सके। ठीक है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की देखरेख के लिए अलग अलग शासक थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए कुछ और भी तथ्य देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में था। जैसे कि बिहार में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा। वही देखिए मैक्सिको के जंगल में 1000 साल पुराना माया शहर जो है वो मिला है। हाल ही में चिली के दक्षिणी गोलार्ध में पहली बार कोनकोगेन नैनोई एक शाकाहारी डायनासोर के अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले हैं दोस्तों? ये चिली के दक्षिणी गोलार्ध में मिले हैं। आंध्र प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन शैल चित्रों की खोज की गई है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने देखा जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समझौते से संबंधित कि भारत और किस देश ने पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर किस देश के बीच में हस्ताक्षर हुआ है, भारत और किस देश के बीच में? तो ये हुआ है दोस्तों बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम ये यूरोप का देश है, बेल्जियम, उसके बीच में हुआ है। तो भारत और बेल्जियम ने आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया। ध्यान रखिएगा, ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज हुई है वो आपराधिक मामलों पर हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये दोनों देशों को व्यक्तिगत जांच एजेंसियों द्वारा वांछित भगोड़ों के खिलाफ एक दूसरे के सर्च वारंट और सम्मन पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है। तो एक दूसरे को अगर मान लीजिए कोई अपराधी है जो भाग करके, बेल्जियम का कोई अपराधी है वो भाग करके भारत आ जाता है, या भारत का कोई अपराधी भाग करके बेल्जियम चला जाता है, तो जो भी सर्च वारंट रहेगा उस पर जो है दोनों देशों को कार्यवाही करने का क्या हो जाएगा, ये बाध्यकारी समझौता होगा। उन दोनों ही देशों को इस भगोड़े के खिलाफ कार्यवाही करनी होगी। वहीं देखा जाए कि ये जो है, बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज के तहत अदालती आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए नोडल मंत्रालय है। दंड प्रक्रिया की धारा 105 में इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सीआरपीसी की जो धारा 105 है उसमें इस संबंध के बारे में जो है प्रावधान किया गया है। अभी तक देखें तो भारत जो है एमएलटीएस जो है टीटीज वो देखा जाए तो वो लगभग 2019 तक 42 देशों के साथ उसने आपराधिक मामलों पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, ये द्विपक्षीय संधियां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता करने के लिए देशों के बीच जो है ये की जाती है। ठीक है, बेल्जियम देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको बेल्जियम का दिख रहा होगा। बेल्जियम जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है, ब्रुसेल्स है। और ये देखिए यहाँ पे नीदरलैंड से, जर्मनी से, लग्जमबर्ग से और स्विट्जरलैंड से अपनी सीमा को साझा करता है। आइए यहाँ पे कुछ अन्य समझौते भी देख लें, जैसे कि भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष सहयोग के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत जो है आर्टेमिस जो है अकॉर्ड में शामिल हो गया है। ठीक है, इसके लिए भारत ने अमेरिका के साथ जो है हस्ताक्षर किया है। वही बात करें, भारत और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है। तो पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर, ठीक है, किसमें? आर्थिक ऑपरेटरों के लिए। ये भारत और यूएई के बीच में ये समझौता हुआ है। उद्देश्य क्या है इसका, इस समझौते का? तो ये देखिए, दोनों देशों के बीच व्यापार सुविधा और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पर साइन किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस शहर में 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियां मिली हैं? तो जैन मूर्तियां किस शहर में मिली है दोस्तों 1000 साल पुरानी? ये मिली है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें, हैदराबाद में 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियां मिली हैं। हैदराबाद का जो बाहरी इलाका है दोस्तों, जिसका नाम है एनिकपल्ली गांव, वहां पे जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां और शिलालेख वाले 2
वर्गाकार स्तंभ जो है वो पाए गए हैं। ये दो स्तंभ, जिसमें से एक ग्रेनाइट का बना हुआ है, दूसरा जो है बेसाल्ट का है। इसमें 4 जैन तीर्थंकरों, जिसमें से प्रथम जो है आदिनाथ, इनको देखा जाए जैन धर्म का, ठीक है, संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, जिसे हम ऋषभ देव के भी नाम से जानते हैं। आदिनाथ, नेमिनाथ, नाशर्वनाथ और वर्धमान महावीर, ठीक है, जो कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। इनकी जो है ध्यान मुद्रा की मूर्तियां हमें मिली हैं। स्तंभ को शीर्ष पर कीर्ति मुखों से सजाया गया है और दोनों स्लैबों पर तेलुगु कन्नड़ लिपि लिखी गई है। एक शिलालेख का दृश्य भाग जैनिना बसद्दी मठ जो है से संबंधित है, जो कि चिलुकुरु के पास राष्ट्रकूट और वेमुलावाड़ा चालुक्य के दौरान एक प्रमुख जैन केंद्र हुआ करता था। ठीक है, ये प्रमुख जैन केंद्र हुआ करता था जैनिनानाथ बसद्दी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 1000 साल पुरानी जो कि जैन मूर्तियां मिली वो हैदराबाद में मिली हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आईएनएस सुनन्या ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया है? तो आईएनएस सुनन्या जो कि हाल ही में एक देश का दौरा किया है। उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। किसका किया? इटली का किया, सीरिया का किया, नाइजर का किया या फिर केनिया का किया है? तो करेक्ट आंसर इज, ठीक है, डी, केनिया का किया है। तो आईएनएस सुनन्या ने, ठीक है, ओशन रिंग ऑफ योगा, ध्यान रखिएगा ये थीम है, ओशन रिंग ऑफ योगा। इस थीम के तहत समुद्री पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से केनिया के मोम्बासा का दौरा किया है। ठीक है, तो केनिया के मोम्बासा का दौरा किया गया है आईएनएस सुनन्या के द्वारा। किस थीम के तहत? ओशन रिंग ऑफ योगा थीम के तहत। ठीक है, आईएनएस सुनन्या के कमांडिंग ऑफिसर ने केनिया नौसेना के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर वाई.एस. आब्दी के साथ जो है बैठक किया। एकता को बढ़ावा देने और दुनिया को एक साथ लाने में योगा के महत्व पर जोर दिया गया। ठीक है, तो आईएनएस सुनन्या ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक तरीके से जो है पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए वो हर देश का दौरा कर रही है, जिसमें भी हाल ही में केनिया के मोम्बासा का दौरा किया है। ठीक है, आज के हम लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा राज्य नशीली दवाओं के खतरों से निपटने के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा दोस्तों? ये करेगा हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर इज डी है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स का निर्माण करने वाला है। ये एक तरीके से विशेष टास्क फोर्स जो है स्थापित करेगा, जो राज्य में नशीली दवाओं के खतरे हैं उनकी समस्याओं से निपटने के लिए। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने नशीली दवाओं के तस्कर के खिलाफ एक सशक्त कार्रवाई करने, युवाओं के नशीली दवाओं के जो दुरुपयोग है उससे बचाने के लिए जागरूकता अभियान बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि वो एक तरीके से जागरूकता अभियान बढ़ाया जा सके, जिससे कि जो वहाँ की युवा हैं जो नशीली दवाओं का दुरुपयोग करते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विभिन्न तरह का जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करके नशीली दवाओं के दुरुपयोग के इस्तेमाल को खत्म करने के उद्देश्य से वहाँ की सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। उस पर जो है अधिक जोर देने की बात की गई है वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। वहीं मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने जो नशा मुक्ति अभियान है उसके तहत जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उन कार्यक्रम में जो विजेता होंगे उनको पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि नशीली दवाओं के खिलाफ जो है या फिर ठीक है खतरे से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स जो स्थापित करेगा वो हिमाचल प्रदेश करेगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ और भी चीजें, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है कांगड़ा जिले के डगवार में 250 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेंगे। ठीक है, दुग्ध प्रसंस्करण संस्करण जो है ये संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये किसके सहयोग से? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से इसको स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQs। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ये देखिए हाल ही में विश्व ड्रग निषेध दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 26 जून को मनाया गया। अगला है आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। वही बात करें दोस्तों की वर्ल्ड टेबल टेनिस
ठीक है। कंडेडर टूर्नामेंट में विमेंस डबल कैटेगरी का टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई। कौन दोस्तों? सुतीर्था मुखर्जी और अगली जो है वो है अहिका मुखर्जी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान बनी है ये असम की अपूर्णा नारजारी जो है ये भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान नियुक्त हुई हैं। अगला विदेशी मुद्रा भंडार 2.4 अरब डॉलर से बढ़कर के 596.1 अरब डॉलर हो गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जाइए डाउनलोड करिए, और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन करिए। दोस्तों फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।